अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। और हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि सभी को पता है कि जब बाहर मुल्क में रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं, अपने मुल्क से दूर रहते हैं, आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, देसी हैं, कोई भी हैं, तो आप जो देसी चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वैसे तो यहाँ पर सब कुछ ही मिल जाता है, लेकिन मैंने बनाए थे, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था और मैंने बनाया था ये है मिक्स निम्को। और एक और चीज़ मैं मिस करी थी बहुत अरसे से, उसको कहते हैं बाकर खानी, पाकिस्तान में मिलती है, वो बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को पता होगा। तो मैं ये दो चीज़ें बहुत मिस करी थी। और नान मैंने निहारी बनाई थी, तो क्या हुआ कि नान जो है ना हमसे वो मिलती है, तकरीबन मिल जाती है नान हमारे घर के करीब, लेकिन वो है कम से कम 20 से 30 मिनट्स का रास्ता है, लेने जाओ फिर लेके आओ। तो मैंने निहारी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं तवा नान बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे भी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, मैंने इंस्टाग्राम पे पहले डाली थी, फेसबुक पे भी डाली थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि प्लीज़ रेसिपी शेयर करें। रेसिपी तो बहुत सादी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसके अंदर छोटी छोटी टिप्स दे दूंगी। और ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त निम्को, इसके अंदर मैंने अपने ही घर के मसाले डाले हैं, आप करीब से भी देख सकते हैं इसको, ये देखें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और 3 बड़ी ज़बरदस्त और डिफरेंट सी मैं रेसिपी दे रही हूँ। एक तो चलो डिफरेंट ना सही, बट मैं आपके साथ उसमें टिप्स शेयर कर दूंगी। ये डिफरेंट है और बाकर खानी डिफरेंट है। तो जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने पोटैटो स्लिम्स बनाना शुरू किए हैं। उसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं, उन्हें छील लिया है। छील के मैं इसको स्लाइस कर लूँगी और फिर जूलियन कट कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक। मैं आपको करके दिखाती हूँ। पोटैटो स्लिम्स बहुत सारे लोगों को पता होंगे कि क्या होते हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं स्क्रीन पर दिखा देती हूँ कि क्या होते हैं पोटैटो स्लिम्स। ये होते हैं पोटैटो स्लिम्स, मैं स्क्रीन पर दिखाया आपको। अब इसको क्या करना है, स्लाइस करके बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन कट कर लेना है। उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से धोना है किसी प्याले में डाल के। इसका तमाम स्टार्च हम इन आलूओं का तमाम स्टार्च हम पानी से धो के 2-3 दफ़ा निकाल देंगे अच्छी तरह, जब तक वाटर क्लीन नहीं हो जाता है, यानी कि पोटैटो में कोई स्टार्च नहीं रह जाता। उसके बाद इसको अच्छी तरह से फैला के और 1 घंटा या 2 घंटे या इससे ज़्यादा 2-3 घंटे के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मैं बना रही हूँ बेसन के सेव जिनको कहते हैं, वो भी मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ क्या होते हैं। उसके लिए मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत नमक और हल्दी डाला है। उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ, इसको कहते हैं अजवाइन आई थिंक। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा जो है वो लाल मिर्च डाली है पिसी हुई, और उसको इतना पानी डाल के गूंद रही हूँ, इसकी डो बना रही हूँ कि ये बिल्कुल जो है वो थिक सा बैटर बन जाए, जैसे कि इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर देख लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, बहुत कम पानी में इसको बना लिया। अब मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ, एक मैनुअल मशीन है, ये हाथ से काम करेगी। ये मैंने जो है बहुत अरसे पहले ली थी, लेकिन आज तक कभी इस्तेमाल नहीं की। ये इस तरह से दिखती है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लूँगी। अब आप इसकी जगह चाहें तो एक थैली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर एक कॉर्नर में सुराख करके थैली के अंदर, और इस तरह से इसको बारीक बारीक थिन लेयर में जो है वो निकाल सकते हैं। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा हाथ पे पानी लगाया, उससे क्या होगा कि ये जो बेसन मैंने इस तरह का बनाया है बैटर, थोड़ा सा गाढ़ा थोड़ा सा पतला थिक सा बैटर, ये हाथ में नहीं चिपकेगा और आराम से स्मूथली हाथ पे बगैर चिपके इसके अंदर चला जाएगा। तो अब मैं इस मशीन को यूज़ करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें से किस तरह से मैंने सेव बनाए हैं। तेल को एक फ्राई पैन में गरम कर लिया अच्छी तरह। वो इतना तेल गरम होना चाहिए कि गरम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इतना गरम ना हो कि उसमें से धुआं निकल रहा हो, बस इतना गरम होना चाहिए। उसके अंदर मैंने देखिए डालना शुरू किया और ये इस तरह से निकल रहा है। इसकी कोई प्रोमिनेंट शेप नहीं होनी है, इस तरह से मैं निकाल के डालती रहूँगी इसको, और इसी तरह से ये थिन जो है निकलते रहेंगे। अब इसको मैं इतना तलूँगी कि ये थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इनको, बहुत जल्दी ये जो है वो पक जाएंगे। इनको दरमियानी आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। ये देखिए इस तरह से लच्छे जैसे क्रिस्पी जो है वो सेव बन गए हैं। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह के लगते हैं। पूरा मैंने डाल दिया है, बेसन ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए ये इस तरह से लगते हैं, और इनको मैंने क्या किया है, हाथ से इसी तरह से मैं दिखा रही हूँ कितनी आसानी से एक दूसरे से निकल रहे थे, और तोड़े भी जा सकते हैं हाथ से इस तरह से।
इसको तोड़कर मैं साइड पर रख दूँगी इसी तरह से, जितना भी साइज़ मुझे इनका चाहिए। और अब मैंने क्या किया, उबले हुए जो छोले होते हैं ना, उनको मैंने थोड़ा सा निकाल के खुश्क कर लिया पानी में से और उसको इसी तरह से तेल में डाल के तलना शुरू किया। अच्छा, मेरा आइडिया ये था कि इस तरह से ये तेल में डाल के तल लूँगी तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप था ना। ये बहुत अच्छे बने और ये तलने में बहुत इन्होंने तंग किया, परेशान किया, बहुत उछल रहे थे। देखिए तमाम तरफ चूल्हे पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसी से गंदगी भी हुई है और ये बहुत डेंजरस है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी आपको ये ट्राई करने के लिए। अगर आप चाहें तो चनों को रात भर के लिए भिगो दें, कच्चे चनों को, और फिर सुखा के उनको और तल लें, यानी कि जब वो नरम पड़ जाएं, पानी में डले डले और फूल जाएं। लेकिन उबले हुए छोलों को या चनों को बिल्कुल भी आप इस तरह मत तलिएगा, इट्स रियली रियली डेंजरस। बहरहाल छोले इस तरह से दिख रहे हैं। अब क्या करूँगी, तेल के अंदर मैं ये चने की दाल है, इसको मैंने रात भर भिगोया हुआ था। अब ये जब थोड़ी सी सोक होके फूल गई तो मैंने उसको भी इसी तेल में तल लिया। अच्छा, गलती यहाँ पर ये हुई है मुझसे कि मुझे तेल को छान लेना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी तेल के अंदर जो पहले का था मौजूद गंदगी कह लें आप, या मुस्तकिल तलने से चीज़ें जो इसके अंदर रह रही थी, तो वो जो है वो चने की दाल में चिपक गई हैं या चिपक जाएंगी। लेकिन एनीवेज दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूँगी इस बात का कि तेल जो है वो बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए जब आप दूसरी चीज़ तलना शुरू करें। तो मैंने इस तरह से चने की दाल तल ली है। अब मैं एक बड़ी ज़बरदस्त नई चीज़ बना रही हूँ और वो है ये मैक्रोनी को जो है वो फ्राई कर रही हूँ। मैं फ्राई कैसे कर रही हूँ मैक्रोनी को, कि इसको मैं उबाल लूँगी जैसे नॉर्मली पास्ता उबाला जाता है, नमक और पानी डाल के, और जब ये नरम पड़ जाएगा तो मैं इसको तल लूँगी। किस तरह से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखें, पहले मैंने इसको नमक के पानी में उबाल लिया और जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से उबल गया तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला, और कॉर्नफ्लावर की कोई क्वांटिटी नहीं है, भर के डाल दिया बस, कि ये अच्छी तरह से जो है वो इसके अंदर रच बस जाए। और कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसको गरम तेल में तलना शुरू कर दिया। अब गरम कितना तेल था मैंने आपको बताया, इतना गरम तेल होना चाहिए कि स्मोकिंग हॉट ना हो, बस गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम, लेकिन उसमें से धुआं ना निकल रहा हो। उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से तल गए हैं तो मैं क्या करूँगी, इसको भी निकाल के साइड पे रख लूँगी। और जब तक मैं पोटैटो स्लिम्स जो ऑलरेडी खुश्क हो चुके हैं, एयर ड्राई हो चुके हैं, उनको मैंने डालना शुरू किया गरम तेल में। और अब इनको भी इसी तरह से करना है कि दरमियानी आंच पे पका के, और ये ख़ुद ही क्रिस्पी होने लगेंगे तो इसको निकालना शुरू कर दूँगी मैं, जैसे सभी को अलग-अलग निकाल के मैंने रखना शुरू किया है। अच्छा, मैंने इन सब को अलग अलग इसलिए तला है कि इन सब के तलने का टाइमिंग अलग अलग है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या मिक्स कर रही हूँ। सेव, पोटैटो स्लिम्स, ये देखिए एक और पोटैटो स्लिम है, 2-3 प्लेटों में निकला हुआ है अलग-अलग। उसके बाद ये हैं चने या छोले, उसके बराबर में है चने की दाल, उसके बराबर में है मैक्रोनीज़। अब मैं इन सबको एक बाउल में जो है वो मिक्स करना शुरू करूँगी। अब आगे मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ, ये कितना क्रिस्पी है। इसके अंदर मैं 3 मसाले डाल रही हूँ, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक और टाटरी यानी सिट्रिक एसिड। मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे सिट्रिक एसिड हेल्दी नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिट्रिक एसिड बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड 2 तरीक़ों से बनता है। तो एनीवेज़, एक लेमन लाइम से बनता है, एक सिंथेटिक तरीके से बनता है। डेफिनेटली लेमन और लाइम से बनने वाला सिट्रिक एसिड हेल्दी होता है। थोड़ी सी मकदार में डालिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा डाल लिया था तो डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो गया था, बट इट्स ओके। अब ये 3 जार्स मैंने लिए थे, सुपर चीप बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर इसको भर के रख रही हूँ। मैंने Kmart से लिए थे ये जार्स। मैं इसको इन जार्स में इसलिए रख रही हूँ कि इससे ये एयर टाइट रहेगा तो क्रिस्पी रहेगा। एनीवेज़, मसाले मैंने आपको दिखाया, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर। और ये रेडी हो गए हैं। होममेड मिक्स निम्को है ये, इसके अंदर भी आप अपनी चॉइस की चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक झलक दिखा दूं कि अब मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ बाकर खानी जो मैंने बनाई है। अच्छा, ये जो आप बीच में एक ट्विस्टर देख रहे हैं, ये बिल्कुल सादा है, ये कोई बाकर खानी नहीं है।
तो मैंने ये बनाना शुरू किया है पफ़ पेस्ट्री से। पफ़ पेस्ट्री मैंने पैम्पर्स के लिए उसको कम से कम आधे घंटे के लिए जो है वो फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था, फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख दिया था, तो ये थोड़ी सी नरम हो गई है। अब आप चाहें तो होममेड पफ़ पेस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। पफ़ पेस्ट्री कैसे बनाते हैं, क्या होता है उसका तरीक़ाकार, इसको छोटी सी इसके बारे में मैं दे चुकी हूँ पहले, मैं अटैच कर देती हूँ लिंक। बहरहाल मैंने क्या किया है, पफ़ पेस्ट्री को ऐसा कैसे लिया है और उसको इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। अब क्या किया है मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी बाकरखानी बनाई है। आप चाहें तो बड़ी बाकरखानी बना सकते हैं और ये जो रोल मैं कर रही हूँ इसको आप ना काटें और इसी तरह से रहने दें, लेकिन मैंने थोड़ा सा तजुर्बा किया है, थोड़ी छोटी बनाई है। पहली दफ़ा बना रही थी, मुझे श्योर नहीं था कि और क्या बेस्ट किया जा सकता है। सॉरी, मैं ये साथ साथ बता दूं कि जो मैं इसमें डाल रही हूँ ये ब्राउन शुगर है। मैं इसको गोल करके राउंड करके पिचका लिया है। आप चाहें इसको जैसी भी शेप दे सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर चीनी लगेगी, ऊपर से चीनी डलेगी और इसकी ये तरकीब है कि इसके ऊपर अंडा लगेगा जिससे ये गोल्डन हो जाएगी। अब अगर आप एक शीट यूज़ करेंगे और उसको रोल नहीं करेंगे तो वो अंदर से नरम रह जाएगी, लेकिन अगर आप शीट यूज़ करेंगे और उसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा बेल लेंगे रोलिंग पिन से, तो वो ठीक रहेगी। ये सब मैं आपको प्रोसीजर करके दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह किया है, आप किस तरह कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अब मैंने इसको प्री हीट ओवन में 15 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट किया था 200 डिग्रीज़ पर, और इसको 250 पर मैंने कम से कम 20 मिनट के लिए बेक कर लिया है। आई एम सो हैप्पी कि मैंने समथिंग अचीव किया है। ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यमी थी, बहुत डिलीशियस थी। इसको खा के बहुत पाकिस्तान याद आया, पाकिस्तान की ही याद आ रही थी एक्चुअली जब भी मैंने ये बनाई थी बाकरखानी। Anyways, it was so good with evening tea, definitely. मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। थर्ड रेसिपी और लास्ट रेसिपी है जो कि है नान की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको एक झलक दिखाई है नान की। उसके बाद मैंने प्लेन फ्लावर यूज़ किया है, मैदा, नमक, दही और ये है यीस्ट, ये है वीगन यीस्ट। ओके, तो मैंने क्या किया है, 1.5 प्याला जो है वो आटा लिया है रफली, और हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत नमक लेके उसके अंदर मैंने कम से कम 1.5 चम्मच या 7 ग्राम्स ऑफ यीस्ट डाली है। उसके बाद मैंने डाला है दही, जो कि मैंने डाला है 1.5 चम्मच भर के। उसके बाद मैंने लिया है ल्यूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी, और उससे मैं आटे को गूंद रही हूँ। आटे का गूंदने का तरीका और कोई तरीका अलग नहीं है, बिल्कुल रोटी की तरह इसको गूंद रही हूँ। मैं थोड़ा सा नरम आटा गूंदती हूँ हमेशा। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है, दबाना नहीं होता है मुट्ठी के दरमियान पकड़ के, तो उससे ये नरम रहता है। हाथ में तेल लगाया है, हाथ में तेल इसलिए लगाया था ताकि चिपके नहीं आटा, और इसको थोड़ा सा इसी तरह से करके और मैं क्लिंग रैप करके या एयर टाइट कंटेनर जो भी है अगर आपके पास तो उस तरह से रख दें। मैं इसको, क्योंकि हम जो आजकल हम यहाँ पर विंटर है तो ये देर में फूलेगा, तो मैंने इसको क्या किया था कि अच्छी तरह से क्लिंग रैप करके और मैंने रख दिया था ओवन में, जो नॉर्मल ओवन होता है, और ये इसको फूलने के लिए मैंने छोड़ दिया था, यानी रेज़ होने के लिए छोड़ दिया था कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए। 2-2.5 घंटे के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर कैसा हो गया है, डबल हो गया है साइज़ में। अब इसकी एयर निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें एयर हो जाती है जब ये फूल जाता है, इसमें से एयर निकाल के और मैं रोटी बनाना शुरू कर रही हूँ। नॉर्मल रोटी बनाना शुरू कर रही हूँ, लेकिन थोड़े बड़े पेड़े की, यानी कि थोड़ा ज़्यादा आटा। नॉर्मल मैं छोटी रोटी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा बड़े पेड़े की रोटी बना रही हूँ, और इसको बेलना है कम से कम थोड़ा सा थिक, बिल्कुल बारीक नहीं, रोटी की तरह इसको नहीं बेलना है, इसको थोड़ा सा अपनी रोटी से थिक बेलिएगा। उसके बाद मैंने इसको बेल के क्या किया, एक तरफ बहुत अच्छी तरह से पानी लगाया है, बहुत अच्छी तरीके से पानी लगा के, और इसको तवे पे डाल दिया। और तवे को मैंने जो है वो दरमियानी आंच कर दी थी, बहुत ज़्यादा ना गर्म, बहुत ज़्यादा ना तेज़ और बहुत ज़्यादा ना स्लो। दरमियानी आंच पे ये बबल आने लग जाएंगे इसमें 5 मिनट के बाद ही, और इसको उल्टा करके तवे को इस तरह से बड़ी एहतियात के साथ और इस तरह से जो है सेकना शुरू कर दिया। अब इसकी मैं तरकीब बता दूं, जैसे ही बबल आना शुरू करें वैसे ही आप पलट के इसको सेकना शुरू कर दीजिएगा। ये देखिए, अब ये जो है वो ट्रिकी है थोड़ा सा पार्ट, ऐसे पलट के इसको सेकना,
लेकिन ये देखिए रोटी बिल्कुल अच्छी है। एक दफ़ा और आपको बना के दिखा रही हूँ। रोटी बेहतरीन बनी है। एक तरफ से आटा लगाया बेल के, मोटी मोटी बेली है, इस तरह से बिल्कुल तवे पे चिपका दिया है। और एक और बात बताऊँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। रोटी निकल के गिर जाती है अगर बहुत ज़्यादा सिक जाएगी एक तरफ से, तो आपको कोशिश करनी है जैसे ही बबल आना शुरू हो वैसे ही आप पलट के इसको इस तरह से सेकना शुरू कर दें, तो ही रोटी उस पर तवे पे चिपकी रहेगी। ये देखिए जैसे जैसे ये नीचे से पकती जाएगी ये निकल के गिरना शुरू हो जाएगी, तो ये लुक नहीं आएगा इसके ऊपर जो अभी रोटी वाला आ रहा है, तंदूर वाला। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। 2 बातों का ख्याल रखना है। एक, पानी बहुत अच्छे तरीके से लगाना है कि ये तवे पे चिपक जाए, और नॉन स्टिक पैन यूज़ मत कीजिएगा, उसमें नहीं बनेगी ये। और ये रेडी हो गई है नहारी। और रोटी की मैं वीडियो बनाना भूल गई, तो मैंने सोचा तस्वीरें दिखा देती हूँ आपको। So I hope you like this video, and if you do, please don't forget to give me a thumbs up. और मैंने हमेशा यही कहा है कि जो रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ उसमें जो ट्रिक्स और टिप्स मैं यूज़ करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ। मैं भी आसान तरीके से बनाती हूँ, आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज। और तमाम लिंक्स भी मैं अपने सोशल अकाउंट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अल्लाह हाफिज़।